और आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं रजनीश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश शर्मा। जयपुर एपेक्स हॉस्पिटल से हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सचिन जवर साहब। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन विशेष अपने आप में इसलिए हो जाता है कि जहां पूरी दुनिया इस समय कोविड और कोविड के उस कहर से त्राहिमाम करने में जुटी है, वहां हर एक देश अपने अपने संसाधनों के साथ अपनी आवाम को विश्वास में लेने का प्रयास कर रहा है। और बात यदि हिंदुस्तान की हो तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भला कैसे चैन से सो सकते हैं। उनको भी केवल एक ही धुन सवार है कि इतना बड़ा देश और उस देश के हर एक व्यक्ति की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। 3 बड़ी लेबोरेटरी का दौरा किया और उन लेबोरेटरीज के अंतर्गत काम करने वाले वो चिकित्सक और साइंटिस्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं, कब तक वैक्सीन आने वाली है और वैक्सीन के जरिए किस तरह से हम अपनी आवाम को विश्वास दिला सकते हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था वापस से पूरी तरह से पटरी पर लौटने वाली है। पूरा दिन स्पेशली कल मीडिया के द्वारा यही चलाया गया, कोई एजेंडा नहीं था, कोई फीता नहीं काटा गया, कोई लोकार्पण नहीं किया गया, केवल प्राइम मिनिस्टर ने उन 3 लेबोरेटरी का ही दौरा किया, जैसा कि हम जानते हैं। तो जब वो बातें देश के स्तर पर हुई तो भला राजस्थान पीछे कहां रह सकता था। राजस्थान जो कोविड काल में एक तरह से रोल मॉडल माना गया है, दुनिया ने इसको स्वीकार किया है। राजस्थान का भीलवाड़ा का जो था वो रोल मॉडल, वो अपने आप में हर एक चैनल ने उसको फ्लैश किया है, माना है, लोगों ने फॉलो दिया है उसको। उसी क्रम को जारी रखते हुए हाल 8 महीने के अंतर्गत 4 बार अशोक गहलोत हैं, उनकी ये कोशिश रही है कि आम व्यक्ति की पॉकेट में कैसे हम कोविड की जांच को पहुंचा सकते हैं। ये उनकी बड़ी सोच रही। इससे पहले के दौर में बात की तो 1200 रुपए में भी वो शायद कोविड की जांच करवाने का फॉर्मूला लेकर आए थे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़क पर हैं, खड़ी पर हैं, तंबू में हैं, वो लोग 1200 रुपए का संसाधन भी जुटाने में सक्षम नहीं थे। तो आज की यदि हम बात करें, हेडलाइन की सुर्खियों की हम बात करें, तो संभवतः है आज उन्होंने ये ऐलान किया है, तमाम अपने डिपार्टमेंट्स को ये सूचना दे दी गई है कि 800 रुपए में निजी हॉस्पिटल भी कोविड की जांच उपलब्ध करवा पाएंगे। बहरहाल कोविड है क्या, जिसे देखो वही व्यक्ति खुद भी अवेयर होना चाहता है, दूसरे को भी अवेयर करना चाहता है। जैसे हम कह रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, जल्दी जल्दी हर कुछ समय के अंतराल के बाद हाथ धोना बेहद है जरूरी। ये बातें टेलीफोन के रिंगटोन पर भी है, हर जगह होल्डिंग पर भी है, हर मैसेज में भी है। और आज हमारे बीच 2 सीनियर डॉक्टर्स हमारे बीच में मौजूद है। मैं सबसे पहले रजनीश हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो डॉक्टर रजनीश हमारे साथ मौजूद है, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि बेशक आज सारी बातें कोविड से आकर के जुड़ जाती हैं, लेकिन ये जो सर्दी का सीजन हुआ करता है या जहां भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, शादी विवाह समारोह का दौर होता है और ऐसे में निकाय चुनाव चल रहे हैं, हाल ही पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं और भीड़ हुजूम के रूप में देखी जा सकती थी, तो क्या इस दौरान कोविड के पेशेंट नहीं है, कोविड के ही पेशेंट हैं, डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, वायरल जैसी चीजें हिंदुस्तान से क्या दुनिया से गायब हो गई हैं या केवल और केवल कोविड ही रह गया? बताएं। राकेश जी, आपने बड़ा ही समसामयिक प्रश्न पूछा है जो कि इस समय की एक बहुत ही जरूरत के बारे में है। सबसे पहले तो आपने कोविड के जो 800 रुपए के लिए बात कही, निजी क्षेत्र के अंदर ये 800 रुपए है, सरकारी के अंदर तो जो गरीब व्यक्ति है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए सब जगह सरकारी जगह पे ये उपलब्ध है। तो वहां पे जो आदमी अपने आप में अक्षम है उसके लिए, जैसे सर्दी में रैन बसेरा है, सरकारी अस्पताल है, वो वहां पे जाए और उसको कराए जी। और उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं, तो जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में यूजुअली जांचें नहीं होती, जांचें निजी लैब में होती हैं। हॉस्पिटल में चिकित्सक और उनका स्टाफ मरीजों को सेवा देता है, उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान झोंकता है। तो निजी लैब जो कि मेडिकल एक जगत का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि उनमें भी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो अपने ह्यूमन साथियों के लिए जो कि इस समय कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं, उनकी जांच के लिए वो 800 तक भी वो अपनी लागत कॉस्ट के ऊपर भी काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भारतवासी को बचाना। बिल्कुल, इसके अंदर धंधे की तो कहीं बात ही नहीं। तो ये एक तो बात है कि रेट इतनी कम होती जा रही है, लेकिन जो चिकित्सा जगत के लोग हैं वो ये किन प्रकार जनता के स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा की भावना के साथ लगे हुए हैं। जो ये कहना चाह रहे हैं कि 800 रुपए में जांच संभव तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशन नहीं, जज्बे से जुड़ा है चिकित्सक और चाहता है कि उसके क्षेत्र का हर एक व्यक्ति कोरोना मुक्त हो जी। इसी बात में मैं ये और कहना चाहूंगा, सरकार इन कंपनियों से जहां से पीपीई किट आते हैं, जहां से कोई भी इक्विपमेंट्स आते हैं, उनको भी रेगुलेट करने की कोशिश करे ताकि चिकित्सा जगत को उस
उसको कम रेट पे हर ही चीज या सेवा आईसीयू में इनमें भी उपलब्ध कराने की बात हो सके। केवल चिकित्सक से ही अगर हम सब चीज चाहेंगे तो चिकित्सक तो प्रदाता है, पर उसके पास सारी चीजें तो बाहर से आती हैं। तो इस बात को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा ताकि अपन अब कोविड पे आ जाए। इस बार कई बार मौसम बदलता है, एक बार सीजन आता है तो मलेरिया भी बहुत तेज चलता है, फिर कई बार होता है तो डेंगू बहुत तेज चलता है, फिर कई बार देखा कि डेंगू आता है वो बहुत मारक क्षमता वाला आता है, उसमें सीरियस मरीज ज्यादा होते हैं। तो ये एक वेरिएशन होता है जो कि मौसम पे और कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज से 2-3 महीने पहले एकदम जब बारिश हुई थी उसके बाद मलेरिया के केसेस आए, लेकिन उसके बाद मलेरिया के केसेस नहीं। पर इस समय अगर आप देखेंगे तो डेंगू के केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो अभी मारक क्षमता वाले नहीं है। तो जब तक डेंगू से या किसी से मौत नहीं हो रही होती है तो सबका लोगों का ध्यान कोरोना की तरफ, हार्ट अटैक भी हो रहे हैं, बल्कि कोरोना से हार्ट अटैक हो रहे हैं, कोरोना से सांस की बीमारियां हो रही हैं। क्योंकि वास्तव में कोरोना क्या है, ये कोई अलग एंटिटी नहीं है। कोरोना एक वायरस है जो आपके शरीर में रहता है। आप गिनती गिनिए जैसे 1 से 10, तो मैं आपको कहना चाहूंगा 1 से लेकर 9 दिन तक कोरोना आपके शरीर में आता है और वो आपके शरीर में रहता है। फिर वो आपके शरीर के अंदर जो है सेल्स के ऊपर चिपक जाता है, जिसके लिए एक लाइन याद रखना, एसी रिसेप्टर होते हैं, वहां पे ये जाके चिपक जाता है। फिर ये आपके शरीर में प्रोडक्शन शुरू करता है। वायरस का तो काम 1 से 9 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो जो भी काम करने जा रहा है वो आपके ही शरीर में वो सेल के ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी जैसे होता है ना, तो एंटीजन वहां पे चिपक गया, उसने सेल को कह दिया भाई अब ये डायरेक्शन है। अब वो सेल्स आपके शरीर में जो काम कर रही हैं वो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई तो माइल्डली सिम्टोमेटिक होता है, कोई ज्यादा सिम्टोमेटिक होता है, और कोई जिसकी इम्यूनिटी शक्ति कम है वो सीरियस हो जाता है और उसको आईसीयू पर अपनाना पड़ता है। अभी तक कोरोना में 80% जो है वो माइल्ड केसेस है। डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मारक क्षमता पे निर्भर कर रहा है कि पेशेंट किस लेवल पे आ रहा है, वरना मलेरिया भी है, डेंगू भी है, हर तरह के पेशेंट मौजूद हैं। केवल ये कह देने से कि उसका हार्ट फेलियर इसलिए हुआ, उसकी डेथ इसलिए हुई, केवल कोरोना ही उसका जिम्मेदार है, वो मेरे ख्याल से कहना ठीक नहीं होगा। कि हर एक मौत के लिए शायद कोरोना जिम्मेदार नहीं है, कुछ और भी सिम्टम्स उसके लिए हो सकते हैं। व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम भी उस पर बहुत ज्यादा ये पूरा खेल ही इम्यूनिटी का है। जो जो हम शहरीकरण की तरफ, जो जो हम व्यवसायीकरण की तरफ, जो जो ही हम धंधे की दौड़ में जीत रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या, अपने आहार, अपने व्यायाम और अपनी मेन शक्ति को, इसीलिए आज सब लोग आहार विहार, योग, व्यायाम करके और अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, वो आदमी अभी जीत में है। तो इसलिए अगर कभी भी आपको बुखार होता है तो आप एक बार कोरोना की सरकारी में जाके जांच करा दो। पास में आप सरकारी में नहीं जाते, लोग कहते हैं साहब पॉजिटिव हो गया तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। कोई कहता है वहां पे नहीं जाने चाहते तो आप प्राइवेट में करा लें, तो वो भी आपकी कम से कम रेट में करने को तैयार है, लेकिन समय रहते करा लें ताकि आपको उन दवाइयों से फायदा होगा। अनायास बड़े शहर में जाकर के उसकी कैपेसिटी को चैलेंज करना और वहां जाकर के चिकित्सकीय प्रोफेशन को बदनाम करना एक तरह से बात आम हो चली है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास वापस लौटता हूं दूसरे विषय को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जयपुर एपेक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर सचिन जवाहर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोविड के बारे में प्रचार प्रसार बहुत हुआ, बहुत स्टेशनरी आई और हर एक व्यक्ति कोशिश करता है कि उस व्यक्ति को भी सेफ रखे और खुद भी सेफ रहे। एक्चुअल में जिस वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल दौरा किया, हौसला अफजाई की उन्होंने अपने देश के साइंटिस्टों की, भरोसा जताया कि बहुत जल्दी एक वैक्सीन आने वाली है। तो ये वैक्सीन क्या है, क्या उस वैक्सीन के जरिए या उस वैक्सीन के भरोसे हम लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं, या जारी एडवाइजरी का पालन किया जाना बहुत जरूरी है? तो बहुत अच्छा सवाल है और डेफिनेटली आपके चैनल की तारीफ करने की। एक पॉजिटिव इमेज जो है कोरोना की और डॉक्टर्स की आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैक्सीन के बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ कंपनीज हैं, अगर मैं नाम ले सकूं जैसे फाइजर या मॉडर्ना का जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन इंडियन परिप्रेक्ष्य के लिए उचित नहीं है। मतलब वैक्सीन अच्छा है मगर इसकी कोल्ड चेन -20 से -80 तक चाहिए। इंडिया जैसे बड़े देश में और जहां खासकर गर्मी ज्यादा होती है, so it is unlikely to be of any help in India. एस्ट्राजेनेका, भारत सीरम, इस तरीके की 3 कंपनी 4 कंपनियां हैं जो इंडिया में वैक्सीन पे काम कर रही हैं। और परहैप्स
जो फर्स्ट लॉट होगा वो एस्ट्रा का सबसे पहले जनवरी में आएगा जी, और फिर उसके बाद फरवरी मार्च में बाकी सबके वैक्सीन आएंगे। 90% ये जो वैक्सीन आएंगे, 90-95% ये सब गवर्नमेंट ही अपने आप ले रही है और गवर्नमेंट ही इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी जी। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, डेफिनेटली वैक्सीन के लिए बहुत एक्साइटमेंट है हमारे में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। मगर हम ये याद रखें कि जो आज तक की हमारा वैक्सीन का जो आज तक हमने जो देखा है वैक्सीन से, सो वैक्सीन को पहली बार देने के बाद कुछ समय लगता है ठीक होने में। हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचे इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज हमने पोलियो में देखा था कि अगर जब तक की हर्ड इम्यूनिटी या जब तक की पूरे एक साथ, इसलिए आपने देखा होगा कितने साल हुए पोलियो को देने में। तो पहले एक बार पोलियो दिया, फिर एक बच्चे को हुआ, दोबारा हो गया। तो वैक्सीन भी अपना उसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है जी। एक बार वैक्सीन लग गया, वैक्सीन कब लगेगा, कितने लोगों को लगेगा, कितने दिनों में लगेगा, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसको लगेगा वैक्सीन, इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर को लगाएं, सीनियर्स को लगाएं, या यंग लोग जो इधर उधर जा रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, उनको लगाएं। तो बहुत सारे सवाल हैं। प्राइवेट को लगाएं, गवर्नमेंट को लगाएं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए अभी अनआंसर्ड है। वैक्सीन एक चीज है। अगर कोई इसके बिल्कुल क्लोज था तो एक स्पेनिश फ्लू था जो आज से 100 साल पहले था। इसकी परहैप्स उसकी 4 पीक्स थी, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक, फोर्थ पीक। अगर हम ये नहीं कह रहे कि 100 साल में कुछ भी नहीं बदला है, मगर डेफिनेटली कुछ ना कुछ पीक्स अभी और आएंगी। तो आने वाले 1-1.5 साल में मैं जहां तक समझता हूं कि इंदौरिया टाइम्स से इस समय जो आवाम जुड़ी हुई है उसके लिए आज से बड़ा इंपॉर्टेंट कोई लम्हा नहीं हो सकता। हमारे बीच में जो सीनियर चिकित्सक मौजूद हैं, डॉक्टर सचिन जावर जयपुर से, अपेक्स हॉस्पिटल जो एक जाना माना हॉस्पिटल माना जाता है, आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डॉक्टर रजनीश हमारे रजनीश हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर जवाहर ने जो अभी बात कही, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने आप कह दी है, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, सभी लोगों को, कि वैक्सीन आना एक अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन किसे लगेगा, कब लगेगा, कितने ड्यूरेशन में लगेगा, सामने वाला व्यक्ति उस वैक्सीन को वेयर करने की स्थिति में है भी या नहीं है, उसकी क्षमताएं कितनी रह गई हैं, सीनियर्स को लगेगा, बच्चों को लगेगा, इवन किसे लगेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपने अभी बताया भी है। एक और बहुत बड़ी बात जो अभी निकल कर आ रही है, मैं बाकी तो ज्यादा टाइम डॉक्टर साहब के साथ ही डिवोट करूंगा, बड़ी बात जो आपने ये कही है कि भारत जैसे देश में जहां 130 करोड़ की आवाम रन कर रही होगी, उस एक एक व्यक्ति तक वैक्सीन को पहुंचाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है लगता। और जिस तरह से आपने बताया कि पोलियो को घर घर तक पहुंचाने के लिए किस तरह से एएनएम कैडर तक के लोगों को, स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स घर घर जाकर 2-2 बूंद वो डाल करके इतने सालों में जिसको हम आदमी कवर नहीं कर पाए हैं, प्रॉपर 100% श्योर नहीं कर सकते, ठीक वैसी ही परिस्थितियां हमारे सामने आज कोरोना को लेकर के आ गई हैं। तो उन सब के लिए आवाम को ये चाहिएगा कि वो बहुत तसल्ली से, पेशेंसली उस वैक्सीन के न केवल आने का इंतजार करे, बल्कि गवर्नमेंट जिस जिस तरीके से हम तक वो वैक्सीन पहुंचाना चाहती है, हमें गवर्नमेंट को भी उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को करना चाहिए, क्योंकि आप ही के जरिए लोगों को वो वैक्सीन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि परचून की दुकान पे गए और अपन एक वैक्सीन लेकर आ गए, या एक ब्लैरगन की या कोई भी टैबलेट लेकर आ गए, उसे एक प्रॉपर जरिए से ही व्यक्ति अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर पाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। तो आप जो कंटिन्यू करना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, बताएं कि आखिर इसके अगला पड़ाव इसका क्या होगा। जैसा वैसे तो गवर्नमेंट में बहुत बड़े थिंक टैंक्स होते हैं, मगर ये अनुमान है कि अगर 25% इंडिया को वैक्सीनेट करना है तो 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। बहुत बड़ी राशि। 25% लोगों को अगर करना है, तो किसी भी देश को अगर कोई डिजीज फ्री करना है तो 25-30% लोगों को डेफिनेटली उसको वैक्सीनेट करना होगा। इससे पहले ये तय करना होगा कि उसको कोरोना है तो नहीं, और फिर उसके बाद ये देखना होगा कि वैक्सीन उसके अंदर काम कराए या नहीं कराए। ये तो 25% में जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप ये अपन शामिल कर सकते हैं कि हॉट एरिया जो हैं, हॉट स्पॉट जो थे हमारे, उन्हीं को शायद 25% में शामिल किया जा सकता है। डेफिनेटली ये अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी है, मगर ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि हर चीज की कॉस्ट को कम करना, हर चीज को फ्री करना,
हर चीज को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके करना, ये जो कम्युनिस्ट अप्रोच है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, आई थिंक ये हमारे देश के लिए अनुचित है। ये बिकॉज हमारे यहाँ दो तरीके के लोग हैं। एक वो कम्युनिटी है जो अपने ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट कर सकती है जी, एक वो कम्युनिटी है जो अपने ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट नहीं कर सकती। बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो दायित्व है वो ये है उनको इलाज कराना, कि उनका हेल्प करना जो पेमेंट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को जो पे नहीं कर सकते उनको फ्री ट्रीटमेंट दे पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स के थ्रू। यही चीज टेस्टिंग में, यही चीज ट्रीटमेंट में, यही चीज वैक्सीन में होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम 800 रुपए में जांच, 1200 रुपए में सीटी स्कैन, 1500 रुपए में ब्लड टेस्ट, ये सब कर देंगे, सो इसको भी सिर्फ जो सक्षम लोग हैं वही ले पाएंगे, अक्षम तो यहां तक भी नहीं पहुंचा। डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम और भी आएगी, वो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि चूंकि आप लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, निजी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आवाम को कहीं गलती से भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप अपने फेवर की कोई बात कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मध्यस्थता इस बात की जरूर करना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीन हो या किसी भी डिजीज से देश को मुक्त करने की बात हो तो गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होती है। अब गवर्नमेंट सक्षम है, किसी भी संसाधन के लिए सक्षम है, वो अपनी दवा को फ्री भी दे सकती है, तो वो उसको 24% रिड्यूस करके भी दे सकती है। लेकिन मेरी ये सलाह है और मैं सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं, संचालक हैं, उनकी एक साथ कंसर्न लेकर के इस बात पे भी विचार किया जाना जरूरी है कि बेशक उसकी कॉस्ट 1200 रुपए है और आप पब्लिक से 800 रुपए ले रहे हैं, तो वो जो 400 रुपए का खामियाजा है वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। यदि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को डिफरेंशियल अमाउंट दिया तो मैं समझता हूं प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हर एक व्यक्ति अच्छे संसाधन और एक पॉजिटिव इफेक्ट के साथ जुड़ेगा। और यदि उन्होंने सारा बर्डन जो है, मैं बर्डन शब्द यूज कर रहा हूं, यदि सारा बर्डन प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ डाला गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रति लोगों का रुझान ना होकर के प्राइवेट की तरफ घूम गया, तो मैं समझता हूं कि वो हॉस्पिटल भी ज्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली ये योजना फेलियर होने वाली है। आप क्या कहते हैं? हर चीज जिसका कहीं ना कहीं रेट कंट्रोल होता है जी, जब भी हमारे यहाँ किसी चीज की बंदी हुई है, आप कुछ स्टेट्स में देखें जहां बहुत सारी चीजें बंद हैं, वहां अपने आप काला बाजारी और छोटी सब चीजें होने लग जाती हैं। तो हमें सीधी सीधी बात है कि जो इंडियन रेलवेज का सिस्टम है कंपार्टमेंटलाइजेशन करना, उसमें फ्री क्लास भी है, जो बेस्ट सिस्टम हमारे देश के लिए है, जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो ये देश चला रहा है रेल का, आई थिंक देश चलाने के लिए इससे अच्छा कोई नेटवर्क नहीं है। ट्रेन A to B ही जानी है, मगर वहां फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है जो फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठता है और वहां जनरल का भी व्यक्ति है जो फ्री में जाके बैठ जाता है। सो आई थिंक इस तरीके की कोई स्कीम होनी चाहिए, जो फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट लेना चाहे उसके लिए फर्स्ट क्लास का ट्रीटमेंट उपलब्ध हो और जनरल भी बेचारा वो A to B जा सके। बहुत अच्छी बात है। दौरान मैं एक मैसेज जरूर आपके माध्यम से आवाम के लिए लेना चाहूंगा कि आखिर कोविड को यदि हराना है तो किस तरह से कड़ी को जोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। और मुझे याद आती है आमिर खान की वो लगान फिल्म कि किस तरह से लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चैन बनाते हैं और वो उस मिशन को हासिल कर लेते हैं। तो आवाम को चिकित्सक का साथ दे करके, उसका सहयोग करके आपसी तालमेल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे और हम लोग भी आपस में मिलकर कार्य कर सकें। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज करना चाहेंगे लोगों को कि ये तो वैक्सीन आने से पहले उन्हें करना ही चाहिए? डेफिनेटली हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मतलब अगर मैं इन्फेक्टेड हूं तो मैं अपने आप को अपना टेस्ट कराऊं, इलाज कराऊं और अपने आप को एक लिमिटेड एरिया में रखूं। और अगर मैं अनएफेक्टेड हूं तो मैं ऐसी जगह ना जाऊं कि मैं इफेक्ट करूं। अगर हर व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, कंप्लीटली बंद तो नहीं होगा बट डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। इसमें कहीं कोई गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही किसी की हेल्प कर सकती है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही इस चीज का ट्रीटमेंट है।
थैंक यू वेरी मच। आपने कहा सेल्फ अवेयरनेस ही इसका एकमात्र समाधान हो सकता है। हम अवेयर हों, लोगों को अवेयरनेस के लिए प्रेरित करें। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज करेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कोरोना आप तक नहीं आता, आप कोरोना तक जाते हैं। पहली बात, कोरोना से आपको कौन बचा सकता है? आप खुद बचा सकते हैं। आप शादी में जाने से पहले सोचें, आप किसी चुनाव में जाने से पहले सोचें कि आप पूरी सुरक्षा अपना रहे हैं या नहीं। आप सोचें सरकार बचा लेगी, आप सोचेंगे कोई आपको भाषण देके बचा लेगा, नहीं। आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। हमने देखा है अस्पताल में जिनको पॉजिटिव आ रहा है वो उसको कह देते हैं तो भी वो आके सब भीड़ के अंदर आ रहा है, जबकि हम उनसे कहते हैं आप मोबाइल पे हमसे बात करें, हम आपको मोबाइल से आप थोड़ा पीछे हट के बात करें ताकि औरों को नहीं फैले जी। और अगर एक को कोरोना हो गया तो उसके परिवार में ना फैले। एक और बात आती है कि एक आदमी को कोरोना आ गया, वो कहता है सर मैंने पॉजिटिव कराया था, अब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अब उसके बाद वो मस्त हो जाता है और ये हो जाता है। कोरोना एक बार नेगेटिव होने के बाद दोबारा भी पॉजिटिव हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। और कोरोना ऐसा नहीं है कि मलेरिया की जैसे आपका बुखार आया और एक बार सही हो गया तो चला गया। कोविड के अंदर जितना आपको कोविड के अंदर परेशानी है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो पोस्ट कोविड जो है वो काफी लंबे समय तक चलता रहता है और वो आपको एक क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की तरह रहता है जो आपको आपकी क्षमता को और सब चीजों को प्रभावित करता है। तो एक ही लाइन में ये है, कोरोना को हराना है तो आपको खुद को सजग रहना पड़ेगा। कोरोना को हराना है तो हमें सजगता का परिचय देना होगा। और निसंदेह भारत की मिसाल दुनिया में दी जाती है कि यदि भारत के तमाम लोग ये ठान ले कि हमें कोरोना को गो बैक कहना ही है तो कोरोना को भी जाना ही होगा। हम सब लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और पूरा देश इस मामले में एकजुट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप आवाम को प्रेरित करते रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो पधारे हैं। और मैं समझता हूं एक चिकित्सक अपने चिकित्सकीय लिबास में पधारा है तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। यानी मैसेज तो मैसेज ही है।